गुड मॉर्निंग एवरीवन, राजनंदन जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिजिकल डिवीजन के अंतर्गत भारत का जो हमने भौगोलिक विभाजन किया था। देखिए हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, है ना। देखिए इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं बच्चों। इंडियन इंडियन ज्योग्राफी को हम स्टडी कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जो पहला लेक्चर था, भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय या फिर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जिसमें हम भारत के बारे में समझते हैं, क्षेत्रफल कितना है, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, जनरल चीजें हम डिस्कस करते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया या फिर भारत का भौगोलिक विभाजन, है ना। यहां पर हमने 6 भागों में भारत का भारत के भौतिक प्रदेशों को देखा था। जैसे उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है। इसके अलावा द ग्रेट नदर्न प्लेन्स, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप और द्वीप समूह। इसके अलावा जो हमारे यहाँ एक मरुस्थल है, थार मरुस्थल, है ना, मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये 6 भागों में हमने फिजिकल डिवीजन किया था। और इसके अंतर्गत जो पहला वाला पार्ट था, है ना, हिमालय या फिर आप ऐसा बोलें उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत जो हमने हिमालय को स्टडी किया है, तो पहला फिजिकल डिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये दो लेक्चर काफी महत्वपूर्ण है, ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज हम सेकंड फिजिकल डिवीजन स्टार्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान या फिर इंग्लिश में बोलते हैं द ग्रेट नदर्न प्लेन्स। ठीक है, समझ में आ गया। आज हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि आखिर ये उत्तर का विशाल मैदान है क्या, आखिर मैदान बनते कैसे हैं, इनकी क्या महत्व होता है, सारी चीजें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ये मैप है इंडिया का बच्चों। ठीक है, ये इंडिया का मैप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कलरफुल है ना, ये जो आप देख रहे हैं, यही है उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, यही है उत्तर का विशाल मैदान। अब ये मैदान बना कैसे है, इसको भी जरा समझ लीजिए। देखिए ये वाला जो ऊपर वाला उत्तर वाला रीजन है, नॉर्थ वाला रीजन है ये वाला, ठीक है, जहां मैं पेन से आपको ड्रॉ कर रहा हूं। ये पूरा रीजन कौन सा है? ये पूरा रीजन है हिमालय वाला रीजन, है ना। ये पूरा रीजन है हिमालय वाला रीजन, ये वाला। ठीक है, उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखला, यहां पर पूरा हिमालय फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? हिमालय। ठीक है, हिमालय यहां पर फैला हुआ है। अब होता क्या है बच्चों, हिमालय चूंकि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ग्रेटर हिमालय के जो शिखर होते हैं हमेशा बर्फ से ढके हुए होते हैं। फिर यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं ना। जैसे मान लीजिए ये हिमालय है, तो इसके ऊपर शिखर हमेशा बर्फ से जमे हुए होते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं ग्लेशियर। और बहुत सारे यहाँ पर ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, बर्फ की चट्टानी, बर्फ के पर्वत पहाड़ भी पाए जाते हैं। अब क्या होता है, यहाँ से लगातार पानी जो जमा हुआ होता है, वो पिघल पिघल के नदियों के रूप में आगे बढ़ता है। ठीक है, और यहाँ से हिमालय प्रदेश से बहुत सारी नदियों का ओरिजिन होता है। फॉर एग्जाम्पल गंगा हो गई, है ना, ब्रह्मपुत्र हो गई, इनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं, है ना, सैकड़ों ट्रिब्यूटरी हैं। तो यमुना हो गई, ठीक है, ये सारी नदियां इस रीजन में प्रवाहित होती हैं। तो हिमालय रीजन से बच्चों जो भी नदियां प्रवाहित होती हैं, ठीक है, यहाँ पर एक मैप के मैप से आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हिमालय प्रदेश है, ठीक है, ये इस प्रकार से हिमालय प्रदेश है पूरा, ये हिमालय प्रदेश हो गया, है ना। अब यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये भी पूरा मान लीजिए हिमालय है इस प्रकार से, है ना। एक नदी यहाँ से निकल रही है इस प्रकार से, एक नदी यहां से निकल रही है। ठीक है, तो जब तक बच्चों ये पर्वतीय क्षेत्र में, ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, मान लीजिए ये हिमालय क्षेत्र है, ठीक है, ये हिमालय क्षेत्र है। जब नदियां हिमालयी क्षेत्र में बहती हैं, तो चूंकि ये समुद्र तल सी लेवल से काफी ये मान लीजिए सी लेवल है और ये हिमालय है, तो ये चूंकि इतनी ऊंचाई पर बह रही है ना, तो यहाँ पर इनका जो वेग होता है, यहाँ पर इनकी जो स्पीड होती है, वो काफी तेज होती है, क्योंकि वो काफी ऊंचाई पर बह रही है, ऊंचाई से नीचे की ओर आ रही है, यहां से मान लीजिए यहाँ की ओर आ रही है, तो काफी तीव्र गति से बहती है। ठीक है, अब जब ये तीव्र गति से प्रवाहित होंगी, तो क्या करेंगी, अपरदन भी ज्यादा करेंगी, इरोजन भी ज्यादा करेंगी। मतलब क्या है कि जो पर्वत की चट्टानें हैं, इनको काटेंगी, तोड़ेंगी, फोड़ेंगी, इनका अपरदन करेंगी। ठीक है, और अपने साथ इन अवसादों को, इन सेडिमेंट्स को बहा करके लाएंगी। ठीक है, अब बहाकर लाएंगी और जैसे ही बच्चों यहां पर आएंगी, यहां पर, अब यहां पर कोई पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, ये मान लीजिए पर्वत था, पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतर गई है, यहां पर, ये यहां पर आ गई है। ठीक है, जैसे ही ये पर्वतीय प्रदेश से नीचे उतरेगी, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं मैदान या फिर प्लेन। क्या बोलते हैं? मैदान या फिर प्लेन बोलते हैं। ठीक है, अब होगा क्या,
अब जब वो ऊंचाई पर बह रही थी तो उनका वेग काफी ज्यादा था, उनकी तीव्रता उनमें काफी ज्यादा थी, उनकी स्पीड काफी ज्यादा थी। ठीक है, इस कारण वो तोड़ फोड़ अवसादों को अपने साथ लेकर भी ज्यादा आ रही थी, अवसादों का अपरदन भी ज्यादा कर रही थी। ठीक है, अब जैसे ही वो मैदानों में आएंगी ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपने साथ लाए हुए अवसादों को इस प्रकार से छोड़ना स्टार्ट कर देंगी यहाँ पर। ठीक है, अवसादों को इस प्रकार से छोड़ना स्टार्ट कर देंगी। क्यों अवसादों को छोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं? अवसादों का मतलब पहले सिंपल भाषा में समझ लीजिए, जो नदी काटती है चट्टानों को, उसमें कंकड़ पत्थर मिट्टी रेत बालू ये सारी चीजें हो सकती हैं, इनको ही हम अवसाद बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैदानों में यहाँ पर प्लेन रीजन में यहाँ पर छोड़ते जाती हैं। छोड़ क्यों रही हैं? क्योंकि जब वो ऊंचाई पर बह रही थी तो उनमें काफी वेग था, काफी तीव्र गति से बह रही थी, तो जब तीव्र गति से पानी बहेगा तो अपने साथ कुछ भी वो बहा करके ले जाएगा, उसमें वो पावर है। ठीक है, एनर्जी है कि वो किसी भी चीज को बहा करके ले जाए। लेकिन जब मैदान में वो आती है तो इनकी स्पीड स्लो हो जाती है, वेग कम हो जाता है, इनमें उतनी शक्ति नहीं रह जाती कि बड़े बड़े अवसादों को या फिर सेडिमेंट्स को ज्यादा दूर तक ढो करके ले जाए, तो वो उनको छोड़ना स्टार्ट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होंगे, बड़ी बड़ी चट्टाने होंगी, उनको सबसे पहले यहां पर छोड़ देंगी। ठीक है, यहां पर ही छोड़ देंगी, फिर थोड़ा बहुत जो छोटे कण बचेंगे उनको और आगे छोड़ेंगे, तो ऐसे रास्ते भर वो छोड़ते हुए जाती हैं, और इनसे ही बच्चों मैदान या फिर प्लेन रीजन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ही बच्चों देखिए, वही मैंने बताया कि यहाँ पर ये पूरा हिमालय है। ठीक है, और यहाँ से नदियां उतरती हैं इस प्रकार से गंगा जाती है, यहाँ पर यमुना आती है, और इनकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से पूरे अवसाद छोड़ते जाती हैं, और इस प्रकार से ये उत्तर के विशाल मैदान का यहाँ पर बच्चों हमें निर्माण देखने को मिलता है। तो पहले इतनी बात बताओ कि ये चीज समझ में आई कि नहीं, कि मैदानों का निर्माण कैसे होता है, उत्तर का विशाल मैदान क्या है। सिंपल भाषा में, हिमालय से जो भी नदियां निकलती हैं, जैसे ही ये हिमालय के गिरिपाद प्रदेश में पहुंचती हैं या फिर मैदानी रीजन में पहुंचती हैं, तो अवसादों को छोड़ना स्टार्ट कर देती हैं, और इन्हीं अवसादों से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। जल्दी से बता दो, समझ में आया इतना कि आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ है? फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। गुड्डू रॉय, आपकी पहली क्लास है, गुड्डू रॉय। ठीक है ना, जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हो गई हैं वो आप देख लेना, है ना। जो भी बच्चे नए एनरोल हो रहे हैं, जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, तो सबसे पहले आप प्रीवियस क्लासेस जरूर देख लें, है ना। लाइव तो आना ही है आपको डेली, बाकी प्रीवियस क्लास भी देखनी है, ताकि बहुत सारी चीजें पीछे से, जैसे हम हिमालय ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, तो बहुत सारी चीजें हिमालय में भी आपको समझनी जरूरी है मैदान को पढ़ने से पहले। तो प्रीवियस लेक्चर जरूर आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते जाइए। चलिए ठीक है, चलिए समझ में आ गया है ना। राजनंदिनी जी, आपको समझ में आया है ना? बता दीजिए कमेंट में। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा कि आखिर इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, अब दूसरी चीज समझिए कि ये मैदान आखिर है कहां। तो इसकी यदि आपको अवस्थिति बतानी हो, तो एक चीज तो आपको पता चल गई कि हिमालय के दक्षिण में या फिर हिमालय रीजन के साउथ में जो उत्तर का विशाल मैदान है ये स्थित है। ठीक है, यहां पर हिमालय है, हिमालय के दक्षिण में हो गया। इसके अलावा यहां पर जो ये वाला रीजन है, ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ये वाला, इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे कि उत्तर का जो विशाल मैदान है या फिर द ग्रेट नदर्न जो प्लेन है, इसकी अवस्थिति कहाँ है, ये कहाँ सिचुएटेड है? तो ये हिमालय के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में ये अवस्थित है। ठीक है, तो ऐसे इसकी लोकेशन बताएंगे। देखिए कैसे, हिमालय पर्वत के दक्षिण में, जो हिमालय माउंटेन है इसके दक्षिण में, और प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू के उत्तर में ये स्थित है। दोस्तों, मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। निर्माण कैसे हुआ है अभी मैंने आपको डिस्कस कराया। जो हिमालय रीजन से नदियां निकलती हैं, जैसे मेन नदियों की बात करें तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र,
ये तो मेन नदियां हो गई है ना। यहां से देखिए गंगा हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जो फिजिकल डिवीजन के बाद वाला लेक्चर रहेगा वो नदियों का ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए गंगा निकलती है उत्तराखंड से, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है, यहाँ से सिंधु। तो ये तो मेन नदियां हो गई। इसके अलावा इनकी सैकड़ों की संख्या में सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना। एक मुख्य नदी होती है और उसकी कुछ सहायक नदी होती हैं, जैसे गंगा की यमुना है, और भी बहुत सारी शारदा वगैरह हो गई है ना, काली हो गई, बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो इनके सहयोग से ही ये मैदान का निर्माण हुआ है, इस मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र व उनकी सहायक नदियों के माध्यम से ही इसका निर्माण हुआ है। इसलिए इसको गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा सिंधु का मैदान, गंगा सतलज का मैदान ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं नदियों की सहायता से इस मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। जो ये मैदान है बच्चों, यहाँ पर जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं, या फिर जलोढ़ निक्षेप जिनको हम अवसाद बोलते हैं। मतलब क्या है कि जो ये नदियां बच्चों हिमालय को लगातार काटती हैं, इसका अपरदन करती हैं, है ना। तो अपने साथ जो ये अवसाद बहा करके लाती हैं, तो आसपास ये जलोढ़ निक्षेप करती हैं। जलोढ़ निक्षेप का मतलब क्या है, ये समझ लीजिए। जलोढ़ निक्षेप, इसके पहले भी मैंने आपको हिमालय में बताया था, ठीक है। जो हिमालय रीजन की नदियां हैं, जब ये इरोजन करती हैं पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है, तो अपने साथ एक मिट्टी बहा करके लाती हैं, जिसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, या फिर एल्यूवियल सॉइल, या फिर बोलते हैं कॉप मृदा, कॉप मिट्टी। ये सब इसके ही नाम है। मिट्टी वाले लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि ये जो पूरा उत्तर का विशाल मैदान है ना, यहाँ पर आपको जलोढ़ निक्षेप देखने को मिलते हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश रीजन हो गया, है ना, यहाँ पर पश्चिम बंगाल रीजन हो गया, इस पूरे रीजन में आपको जलोढ़ निक्षेप देखने को मिलते हैं। अब ये जलोढ़ निक्षेप क्या है? ये जो नदियां बहा करके ला रही हैं हिमालय रीजन से मिट्टी को, और यहाँ पर लगातार इसका डिपोजिशन कर रही हैं, इसको यहाँ पर निक्षेपित करते जा रही हैं, इसको ही हम बोलते हैं जलोढ़ में निक्षेप। और जलोढ़ मृदा भी होती है ना, ये जलोढ़ मृदा भी होती है, जिसको हम बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल, जो कि सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है ना, सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। यही कारण है कि आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, है ना, यहां पर आप देखेंगे गेहूं हो गया, चावल हो गया, जितनी भी खाद्यान्न फसलें होती हैं, तो इन सभी खाद्यान्न फसलों में ये राज्य अव्वल आते हैं। जैसे गेहूं में उत्तर प्रदेश प्रथम पे आता है, पश्चिम बंगाल में देखेंगे चावल में प्रथम आता है ना। इसके अलावा गन्ने में भी उत्तर प्रदेश प्रथम आता है। और हरियाणा और पंजाब की बात करेंगे तो पर हेक्टेयर में ये ओवरऑल देखेंगे फसलों में अव्वल नंबर पर आते हैं। तो इसका रीजन क्यों है, इसका रीजन क्या है कि इतनी ज्यादा यहाँ पर फसलें हो रही हैं? इसका रीजन यह है कि यहाँ पर जो मिट्टी पाई जा रही है वो बहुत ही उपजाऊ है, ठीक है, बहुत ही फर्टाइल है। इस कारण से यहाँ पर आपको खाद्यान्न उत्पादन अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके क्षेत्रफल की बात करें बच्चों, तो लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है, ठीक है। ये जो मैदान है उत्तर का विशाल मैदान, कितना एरिया है? 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो लगभग 3200 किलोमीटर, मतलब यहां पर आप देखेंगे तो पूरा 3200 किलोमीटर की लंबाई में इस प्रकार से फैला हुआ है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। औसत चौड़ाई की बात करेंगे तो 150 से 300 किलोमीटर लगभग चौड़ा है। कहीं पर इसकी चौड़ाई ज्यादा है और कहीं पर कम है, ठीक है। तो इसलिए 150 से जैसे जैसे ये पूर्व की ओर जाते हैं तो यहाँ पर चौड़ाई बहुत कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर चौड़ाई बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये जनरल से कुछ फैक्ट हैं, आपको दिमाग में रखना है। लगभग 7.5, हालांकि यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे, लेकिन आपको मान लीजिए मेंस में लिखने को आ गया उत्तर का विशाल मैदान, थोड़ा वो आप ये वाले आंकड़े यदि लिख देते हैं कि क्षेत्रफल इतना है, चौड़ाई है ना, लंबाई, तो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो उस हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रीलिम्स में आने की संभावना यहाँ से कम है कि क्षेत्रफल पूछे, लंबाई चौड़ाई पूछे, ठीक है। कहां से क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब देख लेते हैं कि किन किन राज्यों में ये फैला हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था बच्चों इसके पहले कि हिमालय रीजन जो है, या फिर हिमालय पर्वत है, वो किन किन राज्यों में फैला हुआ है। तो हमने देखा था हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, है ना, यहाँ पर नेपाल था, सिक्किम था, इसके अलावा यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश था। तो इस रीजन में हिमालय था, ठीक है। अब इसके नीचे जो जो राज्य हैं, क्योंकि मैंने बताया था हिमालय के ही गिरिपाद प्रदेश में शिवालिक के बाद जो भी राज्य हैं यहाँ पर मैदान देखने को मिलते हैं, तो कौन कौन से आ जाएंगे? यहाँ पर उत्तर प्रदेश आ जाएगा, है ना, यहाँ बिहार आ जाएगा,
पश्चिम बंगाल आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे असम राज्य आ जाएगा, यहाँ पर हरियाणा आ जाएगा, हरियाणा और पंजाब आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत पार्ट आप देखेंगे, थोड़ा सा उत्तर का मध्य प्रदेश का रीजन भी थोड़ा सा कवर करता है। तो ये सभी जो राज्य हैं बच्चों, ये उत्तर के विशाल मैदान के मुख्य भाग है ना, मतलब उत्तर के विशाल मैदान में ही स्थित हैं। ठीक है, तो देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड भी आ जाता है इसमें। ठीक है, झारखंड का भी कुछ रीजन आ जाएगा, असम, पश्चिम बंगाल। तो ये भी आपको याद रखना है कि उत्तर का विशाल मैदान किन किन राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया, आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो मैदान के निर्माण में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक जो नदियां हैं, इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उनका योगदान है। सहायक नदियों की बात करेंगे तो चंबल, बेतवा, कोशी, सतलज, ब्यास, है ना, ये सब क्या है, ये अल्टीमेटली इन नदियों की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इन सभी का भी योगदान है इस मैदान में। आगे डिस्कस कर लेते हैं ऊंचाई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब बच्चों हिमालय रीजन में हमने देखा था कि हिमालय की जो एवरेज ऊंचाई है वो लगभग 6,6100 मीटर है। कितनी है? 6,6100 मीटर है। ठीक है, इसकी हाइट है। और समुद्र तल से जो ये उत्तर का विशाल मैदान है, इसकी हाइट कितनी है? देखिए 50 से 150 मीटर इसकी ऊंचाई है। सिर्फ कितनी? 50 से 150 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो यही रीजन है कि यहां पर मैदानों का निर्माण हुआ है, यहां पर इतने ज्यादा अवसाद देखने को मिलते हैं, अवसादों का निक्षेप देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए हाइट कितनी कम हो गई है ना। अब जब हाइट कम हो जाएगी तो नदियों की स्पीड, नदियों का वेग भी स्लो हो जाएगा। नदियों का वेग स्लो हो जाएगा तो नदियां अपने साथ जो भी अवसाद ला रही थी, है ना, कैरी कर करके, तो उनको वहां पर लगातार छोड़ना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास वो अब शक्ति नहीं रह गई है कि उन अवसादों को आगे तक ले जाएं। ठीक है, तो इसी कारण से यही रीजन है कि इस मैदान का निर्माण हुआ है और इतना ये विशाल मैदान है। दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही आंसर देने होते हैं। और इसी के चलते हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है और इसके डिफरेंट पैकेज तैयार किए हैं। जैसे कि ये 1000 क्वेश्चन यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज में आप ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ के थ्रू, तो मात्र 39 रुपीज में ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैंने वहां पर सॉल्यूशन कराया है वीडियो फॉर्म में, यदि ये पैकेज चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में। इसी में यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर देंगे तो ये पैकेज आपको 59 रुपीज का पड़ जाता है। और मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो मात्र 69 रुपीज में ये पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पैकेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है तो वहां से भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। तो 50 से 150 मीटर ही इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स की दृष्टिकोण से, तो याद रखना है। ठीक है, कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उत्तर के विशाल मैदान या फिर नदर्न प्लेन की सी लेवल से ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है। ठीक है, तो देखिए यही कारण है जिस कारण से नदियों की गति काफी कम हो जाती है, स्पीड काफी स्लो हो जाती है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। अतः नदियां साथ लाए हुए अवसादों को यहाँ जमा कर देती हैं, जो कि इनकी विशालता का कारण है। ठीक है, अभी वही चीज है कि नदियां यहाँ पर अवसादों को लगातार निक्षेप करती जाती हैं, छोड़ती जाती हैं, मतलब नदी इस प्रकार से आई, है ना। एक बार समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे ये हिमालय था, यहाँ से नदी उतरी मान लीजिए इस प्रकार से, और यहाँ पर ये प्लेन रीजन में आ गई, है ना। अब जब यहाँ पर प्लेन रीजन में ये बह रही है तो यहाँ पर ये अवसादों का इस प्रकार से डिपोजिशन करती जाएगी, इनका निक्षेप करते जाएगी। ठीक है, चलिए, यह मैदानी भाग भारत और विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है, साथ ही साथ सबसे घनी जनसंख्या वाला प्रदेश भी है। दो पॉइंट याद रखना है कि जो उत्तर का विशाल मैदान है बच्चों, ये पूरे विश्व का सबसे डेंस पॉपुलेटेड रीजन है, या फिर सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला प्रदेश है। देखिए आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। इसके अलावा वर्ल्ड में हम सेकंड लार्जेस्ट कंट्री में आते हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की ही लगभग वर्तमान में 24 करोड़ के आसपास जनसंख्या है ना, और जितने भी राज्य हैं सब जनसंख्या वाले राज्य हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट तो यहाँ से क्लियर हो ही जाएगा कि जितने भी मैदान विश्व में प्रमुख प्रमुख हैं, उसमें सर्वाधिक डेंस पॉपुलेटेड रीजन जो है या फिर सर्वाधिक घनी जनसंख्या वाले जो प्रदेश है वो कौन सा है? उत्तर का विशाल मैदान ही है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा भी, या फिर सेंटेंस में दे दे कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला मैदान है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर का विशाल मैदान ही है। ठीक है, इसके अलावा विश्व का सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान भी है। ठीक है, क्योंकि हिमालय
एक बहुत ही महान पर्वत है, पूरे विश्व में जाना जाता है, सबसे ऊंचा पर्वत है, बहुत सारे ग्लेशियर हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ से नदियां निकलती हैं, अपने साथ अवसाद लाती हैं, इनका निक्षेप करती हैं, जलोढ़ निक्षेप करती हैं, और यही रीजन है कि सबसे उपजाऊ मैदान में भी विश्व के ये शामिल है, आपको याद रखना है। अब हम समझते हैं जो फाइनली चीज हमें यहाँ पर पढ़नी है, तो इसका जो हम बच्चों विभाजन करते हैं उत्तर के विशाल मैदान का, तो हम दो प्रकार से करते हैं, ठीक है। उत्तर का जो विशाल मैदान है इसको भी हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, ठीक है। पहला इसका हम विभाजन करते हैं उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन या फिर रीजनल डिवीजन, मतलब किस राज्य में इस मैदान को किस नाम से जाना जाता है, तो उसी राज्य के नाम पर उस मैदान को जाना जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे राजस्थान में जो ये मैदान है इसको हम बोलते हैं राजस्थान का मैदान। पंजाब हरियाणा में जो मैदान है इसको हम बोलते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान या फिर पंजाब और हरियाणा का मैदान, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो मैदान है, ठीक है, इसको हम अलग अलग बोलते हैं, जैसे उच्च गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, ठीक है। मतलब उत्तर प्रदेश और यहाँ पर पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पर इस मैदान को बोलते हैं उच्च गंगा का मैदान, ये वाला, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। थोड़ा बहुत यहाँ पर ये हरियाणा वाला रीजन भी आ गया। तो ये तीन प्रकार से हम बोलते हैं, उच्च, मध्य और निम्न। और यहाँ पर जो ये स्थित है इसको हम बोलते हैं असम का मैदान या फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये है क्या, इसका रीजनल डिवीजन, है ना, कि अलग अलग प्रदेशों में इसे किस किस नाम से जानते हैं। तो राजस्थान में राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा में पंजाब हरियाणा का मैदान, कुछ आप देखेंगे कुछ हरियाणा का रीजन, उत्तर प्रदेश और जो पश्चिम बंगाल राज्य है यहाँ पर उच्च गंगा का मैदान, मध्यम गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान, है ना। तीन प्रकार से इसको हम देखते हैं, उच्च, मध्यम और निम्न। ये उच्च है, ये उच्च गंगा का मैदान है, ये मध्यम गंगा का मैदान है और ये वाला निम्न गंगा का मैदान है, और ब्रह्मपुत्र का मैदान यहाँ असम राज्य में है, ठीक है। तो ये तो हो गया रीजनल डिवीजन। और एक और कौन सा डिवीजन हम इसका करते हैं, एक डिवीजन करते हैं उत्तरी मैदान को उच्चावच और भौतिक लक्षणों के आधार पर हम इसका विभाजन करते हैं। तो यही सबसे महत्वपूर्ण है जिसको हमें यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना है। जैसे कि भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। ये क्या होता है, भावर, तराई, बांगर, खादर, ठीक है। आप में से जिन्होंने पहले ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो इनके बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो मेन हमें इनके बारे में ही समझना है कि आखिर ये प्रदेश क्या होते हैं, ठीक है। तो इसी फिजिकल डिवीजन को हमें यहाँ पर डिटेल में समझना है, ठीक है। भावर, तराई, बांगर, खादर। अब एक एक करके हम इनको ही यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों भावर क्या होता है। इंग्लिश में भी भावर बोलते हैं, हिंदी में भी इनको हम भावर बोलते हैं, ठीक है, भावर बोलते हैं। देखिए, भावर क्या है बच्चों, कि मैंने आपको बताया था जैसे ही नदियां हिमालयी प्रदेश से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं या फिर हिमालय के गिरिपाद प्रदेश में प्रवेश करती हैं, या फिर गिरिपाद प्रदेश को बोलेंगे फुट हिल रीजन में प्रवेश करती हैं। यहाँ मैप में समझिए, ये हिमालय रीजन था, शिवालिक है मान लीजिए, ऐसे देखिए। दो प्रकार से इसको मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। ये हो गया ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, और ये हो गया शिवालिक, ठीक है, ये हो गया। या फिर इसको एक और मैप से समझेंगे इस प्रकार से, ठीक है, ये दो मैप बता दिए। अब यहां से नदी इस प्रकार से क्रॉस करते हुए आई और इस शिवालिक को क्रॉस की, है ना। शिवालिक, ये शिवालिक हो गया, सबसे दक्षिण में शिवालिक है, यहाँ पर ग्रेटर हिमालय है, फिर मिडिल हिमालय है, फिर शिवालिक सबसे दक्षिण में, है ना। मैंने आपको बताया था शिवालिक सबसे दक्षिण में, उसके बाद हिमालय समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो शिवालिक से जैसे ही नदी ने क्रॉस किया, है ना, पूरे हिमालय रीजन को क्रॉस करते हुए आई इस प्रकार से, है ना। और ये मान लीजिए शिवालिक है यहाँ पर, तो इसको क्रॉस किया। तो जैसे ही यहाँ पर शिवालिक की गिरिपाद प्रदेश में आएंगे तो अब यहाँ पर हाइट कम हो गई, सी लेवल से, समुद्र तल से स्पीड थोड़ा कम होगी। तो अपने साथ चूंकि ये ऊंचाई पर बह रही थी, है ना, मान लीजिए ये इस प्रकार से है, यहाँ पर ये हिमालय है, ठीक है। हिमालय जैसे ही क्रॉस किया, यहाँ पर मैदान में नदियां आई, है ना, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात स्पीड स्लो हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये थोड़ा नीचे बह रही हैं, है ना, समतल मैदान में बह रही हैं। तो अपने साथ लाए हुए जो बड़ी बड़ी चट्टाने, कंकड़ पत्थर हैं, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर चट्टाने हैं, उनको यहाँ पर छोड़ देंगी, उनको इस रीजन में छोड़ देंगी यहाँ पर, है ना। हिमालय को क्रॉस करते ही यहाँ पर इस प्रकार से इन अवसादों को, अवसादों का मतलब यहाँ पर क्या है, जो भावर प्रदेश है, कंकड़ पत्थर, बड़ी बड़ी थोड़ा चट्टाने, है ना, इनको हम बोल रहे हैं भावर प्रदेश। तो शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में पहुंचते ही नदियां अपने साथ लाए हुई बड़ी बड़ी चट्टानों को, कंकड़ों को, पत्थरों को शिवालिक के फुट हिल रीजन में या फिर गिरिपाद प्रदेश में छोड़ देती हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं भावर प्रदेश। क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं बच्चों भावर प्रदेश।
आपको याद रखना है, ठीक है। इसको ही हम बोलते हैं भांवर प्रदेश। अब इसकी और विशेषता क्या है, अब यहाँ पर इतने सारे कंकड़ पत्थर चट्टाने हैं, तो बहुत सारी जगहों पर क्या होता है, जो छोटी छोटी नदियां होती हैं वो यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं या फिर दिखाई नहीं देती। मतलब आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में कभी कभी जब पानी बहता है ना, बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में जब पानी बहता है तो विलुप्त हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, इनके बीच में चूंकि वो पानी बहता रहता है तो दिखाई नहीं देता। तो यही सेम चीज यहाँ पर भी होती है भांवर प्रदेश में, क्योंकि चट्टानों के बीच में, कंकड़ पत्थरों के बीच में पानी बहता है तो वो दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है। तो एक विशेषता तो ये हो गई कि यहाँ पर नदियां विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पर प्रमुख पॉइंट है कि चूंकि ये ककरीला पथरीला क्षेत्र होता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, ककरीला पथरीला क्षेत्र होगा तो यहाँ पर कृषि कृषि योग्य भूमि आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। कृषि योग्य भूमि यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पर कृषि के लिए अच्छी भूमि नहीं पाई जाएगी। ये देखिए इस प्रकार से जो यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैप में देखिए ये पूरा ये भांवर प्रदेश है ना, शिवालिक के समांतर सतलज से लेकर के या सिंधु से लेकर के तीस्ता नदी तक ये इस प्रकार से फैली हुई पट्टी है, ठीक है। चलिए थ्योरी के माध्यम से थोड़ा सा हम देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। विस्तार कहां पर है, तो शिवालिक के दक्षिण में हिमालय के समांतर है ना, शिवालिक के दक्षिण में यहाँ पर शिवालिक है इस प्रकार से, शिवालिक के दक्षिण में इसके समांतर ये फैला हुआ है, इसके पैरेलल ये फैला हुआ है सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक, ठीक है। सिंधु से लेकर के तीस्ता तक ये देखने को मिलता है करीब 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है ना, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में ये भांवर प्रदेश इस प्रकार से देखने को मिलता है ना। शिवालिक के समांतर या फिर हिमालय के समांतर, शिवालिक के दक्षिण में, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। निर्माण निर्माण की बात करें बच्चों तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, कंकड़ पत्थर बजरी चट्टानों इन सभी चीजों से इसका निर्माण हुआ है ना। क्योंकि क्या होगा, नदी जैसे ही मैदान में पहुंचेगी तो सबसे पहले क्या छोड़ेगी, बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को ही छोड़ेगी ना, क्योंकि वहां पर उनका वेग कम हो गया, स्पीड स्लो हो गई, तो बड़ी बड़ी चट्टानों को तो सबसे पहले वो छोड़ेगी है ना, बारीक कणों को तो फिर भी थोड़ा आगे ले जाएगी, लेकिन बड़ी बड़ी चट्टानों कंकड़ पत्थरों को वहीं पर वो छोड़ देगी, जिससे भांवर प्रदेश का निर्माण होता है, ठीक है। अगली विशेषता क्या है, यहां पर आकर के नदियां क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं है ना, यहां दिखाई नहीं देती हैं। अभी मैंने आपको ये चीज डिस्कस कराई थी, क्योंकि चट्टानों के बीच में ये नदियां प्रवाहित होती हैं, ठीक है। यह क्षेत्र कम उपजाऊ है, लेस फर्टाइल है, कृषि के लिए अनुपयोगी। चूंकि ककरीला पथरीला रीजन है तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर उपजाऊपन बहुत कम है, ना के बराबर है, कृषि यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। तो ये था बच्चों भांवर प्रदेश है ना, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रदेश है इसको हम बोलते हैं तराई रीजन या फिर तराई प्रदेश। इसकी विशेषता क्या है, भांवर के दक्षिण में नमी युक्त दलदली क्षेत्र को तराई बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या देख लिया, देखिए यहाँ पर ये मैप है, देखिए ये हिमालय था, हिमालय के दक्षिण में ये हो गया भांवर प्रदेश, ठीक है। अब भांवर के बाद कौन सा रीजन है, भांवर के बाद आता है तराई, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, भांवर के दक्षिण में नमी युक्त दलदली क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहते हैं। भांवर के दक्षिण में नमी युक्त दलदली क्षेत्र। अब क्या होगा, जब यहां से बच्चों ये भांवर प्रदेश था है ना, ककरीला पथरीला क्षेत्र था, यहां से जब नदियां आगे निकलेंगी इस प्रकार से है ना, नदी जब इस प्रकार से आगे निकलेगी तो यहां पर क्या करेगी नदी, अब कंकड़ बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को तो यहां पर ही छोड़ दिया, अब यहां पर जो महीन कण बचे हैं नदियों के पास है ना, छोटे बारीक कण, तो उनको डिपॉजिट करेंगी यहाँ पर है ना, यहाँ पर डिपॉजिट करेंगी महीन कणों को, ठीक है। इसके अलावा चूंकि ये ककरीला पथरीला रीजन था तो यहाँ पर नदियां इस प्रकार से फैल करके तितर वितर होकर के बाहर निकलती हैं है ना, तितर वितर होके आप देखेंगे जहां पर ज्यादा कंकड़ पत्थर होते हैं तो नदी जो नदी का जल होता है वो छल छल करके इस प्रकार से इधर उधर होकर के बाहर निकलता है, ठीक है। तो तितर वितर होकर के इस प्रकार से आगे फैलते हुए नदी का जल यहाँ पर निकलता है, ठीक है, तराई प्रदेश में। तो याद रखना है, तो जब ज्यादा दूर तक ये फैल करके निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इस रीजन में नमी भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, मॉइस्चर भी यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा तराई प्रदेश में, ठीक है। तो एक एक करके हम थ्योरी के माध्यम से इसको डिस्कस करते हैं। देखिए भांवर के दक्षिण में नमी युक्त दलदली क्षेत्र को हम तराई क्षेत्र बोलते हैं। तराई क्षेत्र में नदियां धरती में प्रकट रहती हैं, जहां पर महीन कणों के निक्षेप देखने को मिलते हैं, बारीक कणों के छोटे कणों के निक्षेप देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा विस्तार भांवर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है ना, ये भांवर था यहाँ पर और ये है तराई, ठीक है, ये है तराई।
वर्तमान में तराई की अधिकांश भूमि को कृषि योग्य बना लिया गया है। इस क्षेत्र में गन्ना धान की खेती की जाती है ना। अब देखिए मैंने एक चीज बताई कि जो तराई क्षेत्र है ये नमी वाला क्षेत्र है ना। नमी वाला क्षेत्र है, नमी वाले क्षेत्र के दो रीजन है। एक तो यहाँ पर वर्षा भी ज्यादा होती है तराई रीजन में। दूसरी बात क्या है कि मैंने आपको बताया कि पानी तितर वितर होकर के बहता है, तो यहाँ पर नमी भी ज्यादा रहती है इस रीजन में, ठीक है। तो जब नमी ज्यादा है, नमी का मतलब क्या है, जल ज्यादा है, तो यहाँ पर फसलें भी कौन सी होंगी। पहले हालांकि यहाँ पर फसलें ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन वर्तमान में इसको यहाँ पर अच्छी खासी खेती होती है। तो फसलों में भी कौन सी फसलें यहाँ पर ज्यादा ली जाती हैं, जैसा कि गन्ना और चावल। इसके पीछे भी यह रीजन है बच्चों, गन्ने चावल की खेती यहाँ पर क्यों हो रही है, क्योंकि जो ऐसी फसलें जिनको ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है ना, जैसे कि आप देखेंगे गन्ना चावल ये ऐसी फसलें हैं जिनको ज्यादा सिंचाई की, ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो तराई रीजन में इन्हीं फसलों की यहाँ पर खेती की जाती है, क्योंकि ज्यादा नमी वाले ये रीजन है, ठीक है। तो देखिए वर्तमान में तराई क्षेत्र की अधिकांश भूमि को कृषि योग्य बना लिया गया है। यहाँ पर गन्ना और धान की खेती, फार्मिंग की जाती है, आपको याद रखना है। इन दलदली क्षेत्रों में रेंगने वाले जीव और वैशैले कीट, अजगर वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ जंगल वगैरह भी पाए जाते हैं, है ना, जंगली जीव वगैरह भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला प्रदेश है खादर प्रदेश। भावर पढ़ लिया, तराई पढ़ लिया। भावर क्या था, ककड़ीला पथरीला क्षेत्र था। तराई कैसा है, महीन कणों के निक्षेप वाला नमी वाला रीजन है, ठीक है। अगला है खादर। अब दो है खादर और बांगर, इनको जरा आप साथ में ही समझ लीजिए, है ना। खादर और बांगर दोनों को हम साथ में समझते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं। ये नदी का क्षेत्र है ना, मान लीजिए ये नदी का क्षेत्र है ना। अब ये वाला जो रीजन मैंने बनाया इसको हम बोलेंगे, ये जो रीजन मैंने बनाया इसको हम बोलेंगे, ये वाला है ना, ये वाला, इसको हम बोलेंगे खादर। क्या बोलेंगे, खादर। और यहां पर ये वाला जो रीजन होगा, ये वाला है ना, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, इस रीजन को हम बोलते हैं बांगर, है ना। अब इसको समझिए, खादर और बांगर में अंतर क्या है। सबसे पहली बात, खादर, आप ये नदी का क्षेत्र है ना, ये नदी का क्षेत्र है बीच में जो बनाया है, तो नदियों के पास स्थित क्षेत्र है ना, या नदियों के जो पास स्थित क्षेत्र होता है और कम ऊंचाई वाला जो क्षेत्र होता है, इसको हम बोलते हैं खादर प्रदेश। खादर प्रदेश। यहां पे क्या होता है, अब आपको पता होगा वर्षा ऋतु में बाढ़ आती है अक्सर, है ना, बहुत सारी नदियों में। तो यहां पर क्या होता है, बाढ़ जब आएगी तो नदियों का पानी यहां तक आ जाएगा, यहां तक एंटर हो जाएगा, है ना, यहां तक पानी आ जाएगा नदियों का, ठीक है। और फिर वापस से जब बाढ़ खत्म होगी तो फिर से नदियों का पानी अपने यहां पर बहने लगेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जब नदियों में बाढ़ आएगी तो नदी अपने साथ रेत वगैरह भी लाती है, मिट्टी भी लाती है, तो मिट्टी को वो यहां पर ही छोड़ जाएगी, है ना, यहां पर ही छोड़ जाएगी, ठीक है। और ये प्रक्रिया लगभग हर साल या फिर हर एक दो साल में होती रहती है, जिससे क्या होता है, मृदा जो यहाँ पर पाई जाती है उसका उपजाऊपन बना रहता है ना। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मिट्टी थी, खेती वगैरह हो रही थी, बढ़िया था, सब कुछ था, लेकिन बाढ़ आई, फिर से इसका डिपोजिशन किया नदियों ने, और फिर से उसका नवीनीकरण हो गया, है ना, फिर से उसमें उर्वरक क्षमता जो उसकी थी वो बढ़ गई, ठीक है। और इस प्रकार से जो ये खादर प्रदेश होता है, इसका उपजाऊपन बढ़ा रहता है बाढ़ के कारण या फिर बाढ़ के प्रभाव के कारण। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं, 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है, ओएसएस करंट अफेयर। इसी ओएसएस करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। देखिए करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया है, जो कि है ओएसएस पैकेज। इस ओएसएस पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है, उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है, यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए, ठीक है। जितने भी करंट अफेयर के वीडियोज आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ अपडेट हो जाता है।
फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए, तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप। 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का वो आपकी आईडी पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 RGS लेना है, तो 100 RGS में आप फ्लेट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्षेत्र होता है बांगर। बांगर जो नदियों से दूर का क्षेत्र होता है और थोड़ा ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है। इसकी क्या विशेषता होती है बच्चों? बांगर प्रदेश की क्या विशेषता होती है कि नदियों के दूर के क्षेत्र होते हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं। अब क्या था, नदियां समय के साथ अपना स्थान बदलती हैं। जैसे मान लीजिए कोई नदी यहाँ बह रही हो सकता है पहले ये इस प्रकार से बह और दूर इस प्रकार से बह रही हो, तो नदी समय के साथ हजारों वर्षों में अपना स्थान भी बदलती है। इसके अलावा पहले के जमाने में बाढ़ भी ज्यादा आती थी, पानी भी ज्यादा गिरता था, ठीक है, तो नदियों का पानी दूर दूर तक जाता था। तो ये वही वाला प्रदेश है बांगर प्रदेश, जहां पर पहले के जमाने में कभी नदी ने अपने अवसादों का निक्षेप किया था, जिसको हम बोल रहे हैं बांगर, है ना। मतलब पहले कभी यहाँ पर नदी ने अपनी मृदा को छोड़ा था, जिसको हम बोलते हैं बांगर प्रदेश। लेकिन हर साल यहाँ पर मृदा का नवीनीकरण नहीं होता, क्योंकि अब यहाँ पे नदी का जल नहीं जाता या फिर बाढ़ का जल नहीं जाता, ठीक है, और पुरानी मृदा से ही यहाँ पर काम चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि खादर की अपेक्षा बांगर जो होते हैं ये कम उपजाऊ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मृदा का नवीनीकरण नहीं होता, जबकि खादर प्रदेश में मृदा का नवीनीकरण लगातार होता रहता है और यहाँ का उपजाऊपन बना रहता है। तो ये है खादर और बांगर प्रदेश। सिंपल भाषा में रिवाइज कर देता हूं, खादर और बांगर को दोनों को साथ में समझेंगे। सबसे पहले खादर नदियों के पास वाले क्षेत्र हैं, जहां पर हर साल बाढ़ का पानी आता है। मृदा का नवीनीकरण से मतलब क्या है कि देखिए मान लीजिए खेत है, यहाँ पर कोई भी भूमि है, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, बढ़िया खेती हुई, है ना। अब जब खेती होती है तो थोड़ी बहुत क्या होगी, खेत की या फिर वहां पर जो मिट्टी है उसकी उर्वरक शक्ति कम होगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए बढ़िया खेती हुई है ना, तो फिर यहाँ पर बाढ़ का पानी आ जाएगा, बाढ़ के पानी से नई मिट्टी का निक्षेप यहाँ पर हो जाएगा और उस मृदा का, उस खेत का, उस मिट्टी का फिर से नवीनीकरण हो जाएगा, तो फिर से इसका उपजाऊपन बन जाएगा। तो इसी को हम बोल रहे हैं खादर प्रदेश, जो नदियों के पास और कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जहां पर बाढ़ आती रहती है। दूसरा क्या है, बांगर प्रदेश नदियों के दूर वाले और ऊंचे क्षेत्र हैं, जहां पर अब बाढ़ का पानी नहीं आता, बल्कि प्राचीन समय में कभी आता होगा, तो उस समय की ही मृदा से यहाँ पर काम चल रहा है। तो ये है बच्चों खादर और बांगर प्रदेश। एक बार हम थ्योरी के माध्यम से इनको हम पढ़ लेते हैं। तो नदी के पास वाला क्षेत्र जहां पर बाढ़ आती रहती है खादर प्रदेश कहलाता है, ठीक है। बाढ़ आने के कारण यहाँ पर मृदा का नवीनीकरण या फिर रिन्यूएबल होता रहता है, इसी कारण से प्रदेश सर्वाधिक उपजाऊ होता है, ठीक है। वही सारी चीजें जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं, वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। योगेश गिरी है ना, आपको शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ क्लास में, गोविंदा गोस्वामी, जितने भी बच्चे हैं बच्चों, मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, बार बार करता हूँ, डेली क्लास में करता हूँ, कि यदि पॉसिबल होता है, आपको कोई जरूरी काम नहीं है, आप कॉलेज वगैरह नहीं जाते है ना, फ्री हैं, तो लाइव क्लास में आकर के जरूर पढ़ें। हमारी क्लास लगभग 11:45 से स्टार्ट हो जाती है, 11:45 के आसपास स्टार्ट हो जाती है ना, क्योंकि बहुत कम बच्चे लाइव आकर के पढ़ रहे हैं। मुझे समझता हूँ कि आप रिकॉर्डेड देखना पसंद करते हैं, लेकिन लाइव आकर के पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट है। कोई भी डाउट यदि आएगा तो आप उसी समय मुझसे पूछ सकते हैं, है ना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि सभी बच्चे लाइव आकर के पढ़ें, ठीक है। हाँ ठीक है योगेश गिरी जी, आप रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, जितने भी बच्चे ठीक है सर्विस में हो, अच्छी बात है ना, लेकिन पॉसिबल हो तो आप लोग जरूर लाइव आए, है ना। मुझे भी अच्छा लगता है ज्यादा बच्चे लाइव आए, डाउट पूछें, तो मुझे भी अच्छा लगता है ना। तो कोशिश करो कि लाइव आकर के पढ़ो, ठीक है। तो खादर प्रदेश समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नदियों के पास के क्षेत्र जहां पर हर साल बाढ़ आती रहती है, मृदा का नवीनीकरण होता है, सर्वाधिक उपजाऊ ये क्षेत्र होता है, जिसको हम बोलते हैं खादर। अब यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है बच्चों? नवीन नई जलोढ़ मिट्टी। इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी होती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी या फिर न्यू एल्यूवियल सॉइल। क्यों इसको न्यू एल्यूवियल सॉइल बोल रहे हैं? क्योंकि इसका लगातार रिन्यूएबल होते जा रहा है, इसका लगातार नवीनीकरण होता जा रहा है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। याद रखना, देखिए ये खादर वाला रीजन है। आगे देख लेते हैं निर्माण कैसे हुआ। तो इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए हुए जलोढ़ निक्षेप के कारण हुआ है, एलुवियल डिपॉजिट से हुआ है। इसका निर्माण
नई जलोढ़ मिट्टी से होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जो खादर प्रदेश होता है यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं ना कि आप देखते होंगे कि पौधों के लिए या फिर जो खेत वगैरह होते हैं ना, तो उनको उर्वरक देने के लिए खाद का भी प्रयोग होता है ना, खाद खाद का प्रयोग होता है। ठीक है, तो खाद मतलब खादर से खाद आप याद रख सकते हैं कि जो खादर है ये सबसे उपजाऊ मिट्टी या फिर सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इसकी ऊंचाई बांगर के अपेक्षा कम है। मैंने आपको बताया ना, बांगर प्रदेश की ऊंचाई ज्यादा होती है और दूर के ये क्षेत्र हैं, जबकि जो खादर है पास के क्षेत्र हैं। बांगर देख लेते हैं, तो बांगर नदियों से दूर वाला क्षेत्र जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से पाटा गया है। इस प्रदेश में बाढ़ नहीं आती, जिस कारण से यहाँ की मिट्टी का नवीनीकरण नहीं हो पाता, बांगर प्रदेश कहलाता है। ठीक है, वही चीज है जो आपको समझाइए कि नदियों से दूर का ऊंचा क्षेत्र है। देख सकते हैं यहाँ पर ये इस प्रकार का क्षेत्र होगा, है ना, नदियों से दूर का ऊंचा क्षेत्र है, ये बांगर क्षेत्र है। यहाँ पर अब बाढ़ का पानी नहीं आता, मृदा का नवीनीकरण नहीं हो पाता, खादर की अपेक्षा थोड़ा कम उपजाऊ होती है, इसको हम बोलते हैं बांगर। ठीक है, चलिए, ये प्रदेश मैदान के ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, दूर के क्षेत्र होते हैं। यह उत्तर मैदान का सबसे विशालतम भूभाग है, जो कि पुरानी जलोढ़। अब यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहां पर ओल्ड एल्यूवियल ओल्ड एल्यूवियल सॉइल यहां पर पाई जाती है, या फिर पुरानी जलोढ़ पाई जाती है। खादर में नवीन जलोढ़ पाई जाती है, बांगर में पुरानी जलोढ़ पाई जाती है। क्यों? क्योंकि प्राचीन समय में जो नदी ने यहाँ पर डिपॉजिट्स किए थे, उससे ही यहाँ पर काम चल रहा है। ठीक है, सर आपसे पूछना था कि ठीक है, योगेश ये पूछ रहे हैं और बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा, है ना, कि जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये स्टेट पीसीएस के लिए सफिशियंट होगा या फिर स्टेट पीसीएस लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं उसके लिए सफिशियंट होगा? तो मैं बताना चाहूंगा, इससे आपका लगभग बच्चों लगभग 70 से 75% तो काम हो जाएगा जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना। क्योंकि स्टेट पीसीएस दो पेपर होते हैं, एक प्रीलिम्स होता है ना, एक प्रीलिम्स होता है और एक मेंस होता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स तो पूरा कवर हो ही जाएगा 100%, है ना, लेकिन मेंस में आपका पूरा कवर नहीं होगा। मेंस में मान लीजिए 50% 60% ही कवर होगा। क्यों? क्योंकि मेंस में बहुत सारी चीजें डिस्क्रिप्टिव होती हैं, कुछ अलग टॉपिक भी होते हैं, है ना, जैसे कि पेपर 1 पेपर 2 ऐसे होते हैं, तो कुछ अलग से टॉपिक भी उसमें दिए हुए होते हैं। और वैसे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादातर मेंस का पार्ट भी यहाँ पर कवर कर लें। ठीक है, तो मैंने बता दिया, प्री तो पूरा कवर हो जाएगा, मेंस का भी लगभग आधा पार्ट यहाँ पर कवर हो जाएगा, कुछ चीजें छूटेंगी। अब वो डिपेंड करता है जितने भी पीसीएस होते हैं उनके अलग अलग सिलेबस होते हैं ना, एमपीपीएससी का अलग होता है, यूपीपीसीएस का अलग होता है ना, राजस्थान का जो होता है उसका थोड़ा बहुत अलग होगा। तो जो अलग से टॉपिक है वो नहीं होंगे, और कुछ कुछ टॉपिकों को भी यहाँ पर पूरा पार्ट कवर नहीं होगा, क्योंकि मेंस में थोड़ा सा वास्ट हो जाती हैं चीजें। ठीक है, बाकी लगभग ओवरऑल देखा जाए तो 70 से 75% आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी वनडे एग्जाम तो सारे कवर हो जाएंगे, सिर्फ पीसीएस का आप मान लीजिए 70% हो जाएगा। मेंस के लिए कुछ चीजें आपको अलग से पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, बाकी आपका एक फाउंडेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आप सेल्फ स्टडी से भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, भांवर, तराई, बांगर और खादर, ये 4 चीजें मैंने आपको समझाई है। एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूं। देखिए, शिवालिक के दक्षिण में जो सबसे पहला प्रदेश है ककरीला पथरीला क्षेत्र, इसको हम बोलते हैं भांवर, है ना, यहाँ पर नदियों का पानी विलुप्त हो जाता है, यहाँ पर खेती वगैरह नहीं की जाती, इसको हम बोलते हैं भांवर। भांवर के बाद वाला जो महीन कणों के निक्षेप वाला क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं तराई। यहाँ पर नदियां तितर वितर होकर के आगे क्रॉस करती हैं। नमी वाला क्षेत्र है, मॉइस्चर वाला रीजन है, यहाँ पर गन्ना और चावल की खेती की जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद हमने देखा बांगर और खादर। खादर जो सॉरी नदियों के पास वाले रीजन होते हैं, कम ऊंचाई वाले रीजन होते हैं, यहाँ पर लगातार मृदा का नवीनीकरण होता रहता है, इसको हम खादर बोलते हैं। और नदियों से दूर के ऊंचाई वाले क्षेत्र जहां पर अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, बल्कि प्राचीन समय में कभी पहुंचता होगा, उनको हम बोलते हैं बांगर। खादर में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बांगर में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये 4 रीजन मैंने आपको समझाए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मेंस प्रीलिम्स दोनों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। थोड़ा सा डेल्टा भी समझ लो, हालांकि नदियों वाले चैप्टर में हम डेल्टा समझेंगे, लेकिन यहाँ पर डेल्टा भी आप समझ लीजिए। ठीक है, डेल्टा क्या होता है इसको समझिए। देखिए, ये मान लीजिए समुद्र है ना, ये क्या है, समुद्र है या फिर सी है ना।
अब जो नदियां होती हैं आपको पता होगा, या तो किसी समुद्र में गिरेंगी, किसी सागर या फिर महासागर में गिरेंगी, किसी झील में गिरेंगी, है ना। ज्यादातर सागर महासागर में ही गिरती है ना। ये समुद्र है। यहां से मान लीजिए कोई नदी आई, ये मान लीजिए कोई पर्वत था इस प्रकार से, है ना, फिर ये पठार आया, फिर इस प्रकार से मैदान आया, तो यहां से कोई नदी इस प्रकार से बहती हुई आई, बहती हुई आई, बहती हुई। अब एक चीज समझ लीजिए कि कोई भी नदी जो बहती है ना बच्चों, वो हमेशा समुद्र तल को पाने के लिए, है ना, सबका एक वो होता है, लक्ष्य होता है। उसी प्रकार से एक नदी का लक्ष्य क्या होता है कि वो हमेशा सी लेवल या फिर समुद्र तल को पाने के लिए, है ना, ही प्रवाहित होती है। मतलब नदी कहीं से भी निकले, किसी माउंटेन से निकले, हिमालय से निकले, 6000 मीटर की ऊंचाई से निकले, आखिरकार उसे जाना कहां पर है, समुद्र में ही जाना है। जैसे गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है ना, इतनी लगभग 5-6 हजार किलोमीटर, 5-6 हजार मीटर की ऊंचाई से निकलती है और जाती कहां है, बंगाल की खाड़ी में ही। तो और जो समुद्र के मुहाना, ये जो जहां पर नदियां समुद्र में मिलने वाली होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, समुद्र का मुहाना। ठीक है। मुहाने पर क्या होता है, समुद्र तल की ऊंचाई बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि हम ऊंचाई कैसे मानते हैं, मापते हैं। जैसे मान लीजिए ये समुद्र तल है ना, ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, समुद्र तल है, ये समुद्र तल है या फिर सी लेवल है। इससे थोड़ा सा ऊंचा स्थान, जैसे अभी हमने देखा 50 से 150 200, इसको हम क्या बोलते हैं, मैदान। इसको हम क्या बोलते हैं, मैदान। इसे थोड़ा सा और ऊंचा मान लीजिए, इसको हम क्या बोलेंगे, पठार या फिर प्लेट्यू। और फिर इस प्रकार से पर्वत, पहाड़, पहाड़ियां हो गई। तो इस प्रकार से ये सी लेवल है। ये सी लेवल होता है, समुद्र तल होता है, फिर मैदान होता है जिनकी ऊंचाई लगभग 150-200 होती है समुद्र तल से। जैसे अभी हमने देखी कि इसकी लगभग 50 से 150 मीटर है। ठीक है। फिर प्लेट्यू होता है, 500-600 मीटर भी ऊंचे हो सकते हैं, अलग अलग हो सकती है। और फिर हिल्स होती हैं और माउंटेन्स होते हैं। तो नदी हमेशा अल्टीमेटली कहाँ जाएगी, सी, समुद्र में ही जाकर के मिलेगी, है ना। और समुद्र तल को पाने के लिए ही नदियां बहती हैं। अब जब क्या होता है कि नदी बिल्कुल अपने मुहाने पर आ जाती है, मतलब समुद्र में गिरने वाली होती है, तो यहाँ पर बिल्कुल क्या होता है, जैसे मान लीजिए समुद्र, तो और जो ये मुहाना है बिल्कुल ऐसा हो जाता है ना, तो यहाँ पर स्पीड बिल्कुल ही स्लो हो जाती है। नदियों की स्पीड बिल्कुल ही स्लो हो जाती है। और नदी का पानी यहाँ पर आते ही छोटी छोटी धाराओं के रूप में इस प्रकार से जाकर के समुद्र में मिलता है। क्योंकि स्पीड कम हो गई ना, तो इसकी बहुत सारी धाराएं बन जाएंगी और इस प्रकार से जाकर के समुद्र में मिलेगा। अब जब स्पीड इतनी कम हो गई है, तो जो भी थोड़ी बहुत अवसाद इसके पास बचे हुए हैं, है ना, क्योंकि नदियों में लगातार कुछ ना कुछ बहता ही है। आप नदी में कभी उतरे होंगे तो आप देखते होंगे रेत वगैरह रहती है, मिट्टी वगैरह रहती है ना, तो वही अवसाद है उसके साथ लाए हुए। तो उनको वो यहाँ पर छोड़ते जाती हैं, इस प्रकार से छोड़ते जाती हैं, है ना, इस प्रकार से छोड़ते जाती हैं। और इस संरचना को ही हम बोलते हैं डेल्टा। इस संरचना को ही हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी तक आपने इस लेक्चर को देखा है, जिस तरीके से हमने अभी तक चीज़ों को समझा है, अगर आप इसी तरीके से इस पैटर्न से जीएस मतलब जनरल स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हो, तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए 100 आवर जीएस का एक कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स के अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कराए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट हमको जीएस में पढ़ना होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमको कवर करना होते हैं। वो सारे सब्जेक्ट इस 100 आवर जीएस के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं। क्योंकि जीएस के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका सिलेबस कंप्लीट करना एंड उसका प्रॉपर रिवीजन भी करना। इस 100 आवर जीएस के कोर्स में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से, एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट एंड हमने इमेजिनेशन के थ्रू चीज़ों को समझा है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ में क्लास नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए मैंने डिजाइन करे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं मॉक टेस्ट से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में इस कोर्स को मैंने हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में आपके लिए डिजाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट इसका फायदा ले सकें। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 999 रुपीज़ में, जिसमें आपको 7 से 8 सब्जेक्ट जीएस के अंदर कवर हो जाते हैं। कोर्स के बारे में और अगर आपको डिटेल लेना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। ठीक है। नदी अपने मुहाने पर अवसादों का निक्षेप करती हैं, छोटी छोटी वितरिकाओं में बहते हुए समुद्र में जाकर के मिलती हैं और अवसादों को निक्षेपित करते जाती हैं। और इससे जो संरचना बनती है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। जैसे कि सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां, कुछ इस प्रकार से। देखिए डेल्टा प्रायः उस भूभाग को कहा जाता है जो नदियों द्वारा लाए हुए अवसादों के संरचना से नदी के मुहाने से मतलब क्या है, माउथ, जहां पर नदी अपना जल गिरा रही है,
ठीक है। पर निर्मित होता है विशेषता नदी के मुहाने पर, जहां पर नदी किसी समुद्र अथवा झील में गिरती है। इस भूभाग के आकार को साधारणतः ये त्रिभुज आकार में देखने को मिलता है, इस प्रकार से ट्राइंगल शेप में देखने को मिलता है। तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा। बाकी जब हम नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे तब मैं आपको और डिटेल में ये सारी चीजें डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। बताओ, इतनी चीजें समझ में आई? गुड्डू रॉय जी समझ में आई? आप स्टार्टिंग से ही क्लास में लाइव हैं, बताइए, ठीक है। क्या क्या चीजें हमने पढ़ी? उत्तर के विशाल मैदान में भांवर, तराई, बांगर और खादर। मैन, ये चार चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए उत्तर के विशाल मैदान में। उत्तर का विशाल मैदान बना कैसे है, इसकी क्या विशेषता है, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। बाकी और भी सभी बच्चों को समझ में आया, बताओ? ठीक है, एक बार सारी क्लासेस देख लेना, स्टार्टिंग से देख लेना, आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगी क्लास, ठीक है। ठीक है, गोविंदा जी, है ना। और कोशिश करें गोविंदा जी, गुड्डू जी, जितने भी बच्चे, आज 2 बच्चे नए दिखाई दिए हैं, है ना, जैसे गुड्डू रॉय जी नए हैं, इसके अलावा योगेश गिरी जी नए हैं, है ना। तो कोशिश करें बच्चों, मैं फिर से बोलूंगा, जितने भी बच्चे रिकॉर्डेड, क्योंकि ज्यादातर बच्चे रिकॉर्डेड देखना ही पसंद करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव आकर के पढ़ें, अपने डाउट पूछें, है ना। क्योंकि यहाँ पर मैं टेस्ट वगैरह भी डिस्कस कराता हूँ। कल मैंने हिमालय वाला टेस्ट डिस्कस कराया था, तो अच्छा होगा आप लोग लाइव आए ज्यादा, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। आई थिंक अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो फिर कल की क्लास में आप मुझसे जुड़ सकते हैं। क्लासेस का हमारा टाइम बता दूं आपको, 11 से 11 के बीच में हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं। चलिए, तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर।